इकाई हमारे समाज जीवन की इसलिए व्यक्ति नहीं है, परिवार है। और परिवार क्यों है? परिवार की भावना महत्वपूर्ण है। परिवार की भावना माने हम जब कहते हैं अरे घर जैसा लगता है आपके घर आने पर, तो इसका मतलब है मेरापन, अपनापन। ये सामाजिक इकाई अपनापन जिसका प्रमुख भाव है, ऐसा घर है। तो मुझे समाज के विषय में घर को एक इकाई मानकर अगर विचार करना है, तो आत्मीयता के संबंधों से मैं क्या करूंगी और कैसे सोचा जाएगा। तो अब सुसंस्कृत समाज के लिए, सुखी संपन्न और सुसंस्कृत समाज के लिए कुछ न कुछ समाज व्यवस्था चाहिए। उस समाज व्यवस्था की इकाई परिवार है। परिवार कैसे बनता है? The nucleus of the family is husband and wife। अकेला हस्बैंड नहीं, अकेली वाइफ भी नहीं, परंतु पति पत्नी ये पूरे परिवार के केंद्र हैं। पार्टी से हम सामने वाली पार्टी कहा कि हम समझ गए इसमें आत्मीयता नहीं है। इट इज ऑल कैलकुलेशन, एन इंडिविजुअल आई सेंट्रिक कैलकुलेशन। मुझे, मेरे से उसको सुख मिलेगा, उससे मुझे सुख मिलेगा, मेरे से उसको जो मिलता है उससे ज्यादा मुझे मिलना चाहिए, तभी तो एग्रीमेंट ठीक होता है। मेरे फायदे में एग्रीमेंट होना चाहिए। ये दुनिया भर में एग्रीमेंट का यही स्वभाव है। इसलिए एग्रीमेंट में शर्तें होती है, लिखित शर्तें होती है, मेरा इतना तुम्हारा इतना, मेरा इतना तुम्हारा इतना, और दोनों में वॉर ऑफ नर्व्स भी होता है। वॉर ऑफ नर्व्स होगा ही, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, हाँ तो मैं इतना दूंगी, तुमको इतना देना है, ऐसा एक वॉर ऑफ नर्व्स। किसमें? विवाह में, क्योंकि वो भी एग्रीमेंट है। और एग्रीमेंट में देयर इज नथिंग सेक्रेड इन एग्रीमेंट। वो तो जब तक मेरा फायदा ज्यादा है तब तक एग्रीमेंट चलता है। जिस दिन मेरा फायदा कम हो गया उस दिन एग्रीमेंट खत्म। इसका तो खत्म कर देंगे। अब वो साक्षियों के साथ, साक्षियों की उपस्थिति में किया है, कोर्ट में किया है, तो उसकी नुकसानी भी देनी पड़ेगी, इसलिए नुकसानी दे दो, नया एग्रीमेंट करो। डाइवोर्स एंड रीमैरिज is justified logically and practically, justified है। और भारत में विवाह संस्कार है। संस्कार कहा तो वो तो हमेशा का संबंध हुआ। हमेशा माने नॉट दिस लाइफ लॉन्ग, 7 जन्मों का संबंध हुआ, लेकिन हम दो के बीच में झूल रहे हैं। हमें एग्रीमेंट भी चाहिए और संस्कार तो चाहिए ही चाहिए। घर में आने वाली पुत्र वधू संस्कार लेकर आनी चाहिए, ऐसी ससुराल वालों की अपेक्षा है। लेकिन मेरी लड़की जब बहू बनकर जाएगी तो मैं उसको परामर्श देती हूँ, घर का दरवाजा खुला है, कभी भी आ जाना, हम हैं अभी। ये क्या है? ना हम संस्कार से पूरा जी सकते हैं, न करार से भी जी सकते हैं। वो नहीं जी सकते क्योंकि हजारों वर्षों से हमारे हृदय के अंदर चाहिए है संस्कार, परंतु वो मन और वो सुविधाएं और वो पैसा और वो कष्ट और काम करना और आराम, ये सब हमको ऐसी भाषा बोलने के लिए प्रेरित करता है। और ऐसे यूनिवर्सिटी के समाज शास्त्र में पढ़ कर आज के युवाओं के लिए मैं जो पूछती हूँ एक बार कॉलेजियनों को, भाई ये तो एग्रीमेंट कल्चर है और ये संस्कारों से ऐसा ऐसा होता है। फॉर यू, आपके लिए वो एग्रीमेंट है कि कल्चर है, संस्कार है। तो वो तो पहली बार सुना है ऐसा कुछ कि ये एग्रीमेंट भी होता है और संस्कार भी होता है, इसलिए समझ में नहीं आता कि एग्रीमेंट क्या है और संस्कार क्या है। लेकिन मुझे एक अनुभव याद आता है, ऐसे ही सभा में मैंने ये उदाहरण देकर कहा तो सुनने वालों में नाम भी हो सकता है, एक सोशियोलॉजी की ही प्रोफेसर बैठी थी, हमारी पहचान वाली थी। तो उसने बाद में कहा, यू आर वेरी राइट, आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी 15 ही दिन पहले मेरे बेटे के लिए कैसी बहू लानी चाहिए ऐसे हम सब चर्चा कर रहे थे, तो आधे घंटे के बाद मेरे बेटे ने कहा, क्या मम्मी इतनी खचखच करती है, आफ्टर ऑल मैरिज इज एन एग्रीमेंट।
सो दिस इज आवर लाइफ। ये हमारी विचारधारा और ये हमारी जीवन पद्धति बन गई कि हम उसको एग्रीमेंट के रूप में ही देखते हैं। भाग्य इतना ही है कि इतना सब हो जाने के बाद भी अभी हमें संस्कार 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 विवाह संस्कार होना चाहिए ऐसा लगता है। तो मैं जो कह रही थी कि व्यवस्थाओं के क्षेत्र में भी होलिस्टिक थिंकिंग आना चाहिए, तो फिर हमको यूनिवर्सिटी क्षेत्र के इन सारे विषयों के आधारभूत प्रिंसिपल्स क्या है और उसका स्वरूप क्या है, इसका तो पुनर्विचार करना ही पड़ेगा। कॉन्सेप्चुअल लेवल पर समझ लिया तो कुछ नहीं होता, क्योंकि जो पढ़ाते हैं उसका सीधा परिणाम घर पर होता है। और जिन्होंने एग्रीमेंट के तहत विवाह किए हैं उनके बच्चों का क्या होगा, जहाँ ये एग्रीमेंट कल्चर पीक पर है, माने आधारभूत जीवन पद्धति है। ऐसे अमेरिका में 70% बच्चे सिंगल पेरेंट चिल्ड्रन हैं, या उनको माँ है या पिता है या दोनों नहीं है, दोनों ही सौतेले हैं, या तो फिर हॉस्टल में या अनाथाश्रम में बड़े हो रहे। उनके माँ और पिता जीवित तो होते हैं, लेकिन माँ ने दूसरे से शादी की है, पिता ने भी दूसरे से शादी की है, और they do not want to own their children। भारत में विवाह क्यों करना? पूर्व पितरों के ऋण से मुक्त होने के लिए, मुझे जो परंपरा से मिला है उसको नई पीढ़ी को देने के लिए, मैंने परंपरा चलाने के लिए, और समाज को एक अच्छा सदस्य देने के लिए मुझे पुत्र चाहिए, मैंने संतान चाहिए, इसलिए विवाह किया जाता है। इट्स नॉट, वो काम प्रेरित विवाह नहीं है, वो धर्म प्रेरित विवाह है। और समाज धर्म का पालन करने के लिए, संस्कृति की रक्षा करने के लिए, इस समाज के कारण से मेरा जीवन है, तो इस समाज को अच्छा सदस्य मेरे पुत्र के रूप में या पुत्री के रूप में मुझे देना चाहिए। आपको अगर होलिस्टिक लिविंग की इतनी ही चिंता है तो बोर्ड ऑफ स्टडीज से शुरुआत करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होने वाला नहीं है। फिर हम कुछ भी कहें लेकिन होगा नहीं। इन दो व्यवस्थाओं का केवल उदाहरण लेकर मैं और तीसरी तरफ आऊंगी कि व्यवहार में मैं व्यवस्था की बात की, कंसेप्ट की बात की, व्यवहार की बात, व्यवस्था की बात की, व्यवहार की बात। व्यवहार में हमारा एक एक इंडिविजुअल का संबंध मनुष्य के साथ आता है, और मनुष्य को छोड़कर जो विश्व है, माने सृष्टि है, उसके साथ भी आता है। आज हम पर्यावरण का प्रदूषण, इस समस्या से बहुत ग्रस्त है, बहुत पीड़ित है, लेकिन उसका हल निकालने के जितने भी प्रयास हैं वो चिंतनात्मक दृष्टि से ठीक अधिष्ठान नहीं होने के कारण से यशस्वी नहीं हो रहे हैं। क्योंकि वो जय कृष्णमूर्ति वाला ही कह रहे हैं, एसी चैम्बर में बैठकर पर्यावरण के प्रदूषण को दूर करने का विचार करते हैं। अरे एसी से ही तो प्रदूषण बढ़ता है, और उसी में बैठकर आप कहते हैं कि ग्रीन लिविंग करो, कैसे होगा? तो नहीं होगा। जय कृष्णमूर्ति ने हम जैसे लोगों को देखकर ही ऐसा कहा होगा कि ये क्या कैसे लोग हैं, इसको इतना भी समझ में नहीं आता करके। देखो लोग दया खाने लगे हैं हमारी लाखों रुपये कमाने वाले। तो प्रकृति के साथ के संबंध के 4 सूत्र या 4 स्तर हमारे शास्त्रों ने, इंडियन वे है ना, तो भारत के जानकार लोगों ने, मनीषियों ने बताया। सबसे पहला है प्रेम प्रकृति के साथ, माने पशु पक्षी प्राणी वृक्ष वनस्पति पृथ्वी नदी, माने पंचमहाभूत, इन सभी के लिए प्रेम का माने अपनेपन का संबंध होना चाहिए। प्रेम का सिद्धांत मैंने पहले ही बताया। कण्व मुनि के आश्रम में शकुंतला कहती है पौधे के लिए, अस्ति में सहोदर स्नेह एतेषु,
ये पौधे तो मेरे सगे भाई बहन जैसे हैं, ऐसा मुझे उनके लिए स्नेह है, ऐसा प्रेम है। ऐसा प्रेम जब होता है तो कभी भी शोषण नहीं होता, तब तो देना ही होता है, देना ही होता है। इसलिए सबसे पहला चाहिए प्रेम, प्रकृति के लिए प्रेम। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, कुत्तों के पिल्लों से वो आत्मीयता से बात करते हैं। वो अब तो प्लास्टिक की होती है, लेकिन लकड़ी की भी गुड़िया है, तो उस गुड़िया को जिंदा जिंदा व्यक्ति मानकर उसके साथ बातें करते हैं। बिल्ली के साथ प्रेम होता है। प्रेम का ही एक व्यवहार है पूजा या आदर। तो हम गाय को माता मानते हैं, तुलसी को माता मानते हैं, नदी को माता मानते हैं, पृथ्वी को माता मानते हैं। ठेठ हमारा ऋग्वेद कहता है माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, ये भूमि तो मेरी माता है। भूमि को यदि माता माना, नदी को माता माना, गाय को माता माना, तुलसी को माता माना, तो कभी भी प्रदूषण नहीं होगा, क्योंकि कभी भी हम उनका शोषण नहीं करेंगे, ना उनको परेशान करेंगे। इसीलिए प्रेम। दूसरा है उससे नीचे का स्तर कृतज्ञता। कृतज्ञता क्या है? हम ये तो बहुत सामान्य समझ की बात है कि वायु का हमसे कुछ नहीं बिगड़ता। मैंने हम नहीं है तो भी वायु तो बहेगी ही, हम नहीं है तो भी नदी तो बहेगी ही, हम नहीं है तो भी सूर्य तो चमकेगा ही, हम नहीं है तो भी पृथ्वी तो रहेगी। प्रकृति को हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन हवा नहीं रहेगी तो हम मर जाएंगे, सूर्य नहीं रहेगा तो हम मर जाएंगे। इतना प्रकृति का हमारे ऊपर उपकार है, तो हमें इतनी भी कृतज्ञ बुद्धि नहीं है कि हम उसको खराब न करें। ये तो सामान्य व्यक्ति के व्यवहार की बात है कि कृतज्ञ होना, लेकिन हम बिना सोच विचार किए कृतज्ञता का ही व्यवहार करते हैं। इस भूमि को रासायनिक खाद की अपेक्षा नहीं है, आवश्यकता नहीं है, वो मर जाएगी। ज्यादा चाहिए, लोभ के कारण से प्रयोग करते हैं। रसायनों की जरूरत नहीं है, प्लास्टिक की जरूरत नहीं है, लेकिन प्लास्टिक के बिना हमारा घर नहीं होता, प्लास्टिक के बिना हमारी दिनचर्या नहीं होती, तो हम क्या रहे हैं? कभी भी ऐसा विचार करने की संवेदना भी हमारी नष्ट हो गई। इतना विपरीत हम जा रहे हैं। कृतज्ञता। इसलिए हमारी परंपरा में एक वैद्य भी रोगी के लिए अगर इलाज करना है तो पेड़ पौधे के पास जाता है, पहले उसके हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है और कहता है कि मुझे बीमारी ठीक करने के लिए तुम्हारे पत्तों की, तुम्हारे बीज की, तुम्हारे छाल की अपेक्षा है, आवश्यकता है, तुम कृपा करके दो। प्रार्थना करने के बाद अगर वृक्षों से कुछ लिया तो उसमें बीमारी को ठीक करने का गुण भी बढ़ जाता है, ऐसा हमारा मनोविज्ञान कहता है। लेकिन हम प्रार्थना नहीं करते। कृतज्ञता ये तो हमें छोड़ना पड़ेगा। उससे नीचे का तीसरा है सुरक्षा। सुरक्षा हमेशा बड़ों ने छोटों की करनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था है। भगवान ने जब ये सृष्टि बनाई तो वृक्ष, वनस्पति, पशु, पक्षी, पौधे, प्राणी सब बनाया, लेकिन हमारे शास्त्र कहते, उपनिषद कहते, भगवान का मन नहीं भरा। अभी कुछ और अच्छा सर्जन करना चाहिए, तो भगवान ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य को बनाकर भगवान अपने आप पर भी खुश हो गए। हाँ, मेरा सबसे अच्छी कृति मनुष्य है। भगवान ने अपने प्रतिरूप में अपने ही जैसा मनुष्य को बनाया और कहा तुम मेरे ही जैसे हो, तुम मेरे श्रेष्ठ सर्जन हो, इसलिए मेरे काम भी तुम्हें करने पड़ेंगे। वो पावर ऑफ एटर्नी तो दिया, लेकिन अपना काम भी तो दिया। खाली एटर्नी नहीं हुआ जाता, जवाबदारी भी होती है। भगवान क्या करते हैं? जिसको भी पैदा किया उसकी रक्षा और पोषण, रक्षण और पोषण करना ये भगवान का काम है। इस सृष्टि में तुम सबसे बड़े हो,
इसलिए तुम्हें सबकी सुरक्षा का दायित्व लेना पड़ेगा। इसलिए प्राणियों की रक्षा करो, वृक्ष वनस्पति की रक्षा करो, पंचमहाभूतों की रक्षा करो। जितने भी छोटे हैं उनका अधिकार पहले है। घर तक ये व्यवस्था पहुंची। अगर घर में अल्प मात्रा में मिष्टान है तो बच्चे पहले खाएंगे, आश्रित पहले खाएंगे। बड़ा जो गृह स्वामी है, जो अधिकार है जिसका, वो सबसे अंत में